तो अगर गाइस आप भी डी यू एस के स्टूडेंट हैं, मतलब आप भी बीकॉम में हैं, आपके पास बीकॉम ऑनर्स है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके पास ये सब्जेक्ट होगा एनवायरमेंटल साइंस। तो इसका ना मैं आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, या कह लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। क्योंकि ना एनवायरमेंटल साइंस आपको पता है एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो इसमें ना रिपीट ही होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, ना इतना नए क्वेश्चन बनते नहीं हर साल, ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं क्वेश्चन। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ आगे प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, उनका मैं साथ साथ आंसर भी बता दूँगा, ताकि आपको ना एक वो हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर मैं बता दूंगा, तो आपको ये हो जाएगा ना, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको बाहर आंसर ढूंढने के लिए। तो मैं यहीं कहीं उसका आंसर बता दूंगा, पास होने लायक के आंसर मैं यहाँ पे बता दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा पूरे पूरे फॉर्म मार्क्स लाने के लिए करूँगा, क्योंकि आप सही सारे बच्चों को ना ये एम ये नहीं होता कि फुल मार्क्स लाना है एनवायरमेंटल साइंस में, बस बच्चों को ये होता है कि पास हो जाए, बस इतना ही होगा, वो पढ़ते भी नहीं है इसको, ठीक है, इतना मेन होता भी नहीं है, ठीक है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं आंसर भी बता दूंगा साथ साथ, ठीक है, पास होने लायक के आंसर बता दूंगा, बाकी आप ढूंढ सकते हैं अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, पहला ये आपका देख सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस का, ये पहला ही, ठीक है। ये 50 मार्क्स का पेपर है, हर साल ना पता नहीं डी कितने मार्क्स का पेपर ले लेता है, कभी 75 का ले लेता है, कभी 50 का ले लेता है, कुछ पता नहीं भाई कितने मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन तो आपको भाई देख सकते हैं 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत होती भी नहीं, आप कुछ भी लिख के आएंगे ना, अपने दिमाग से थोड़ा बहुत भी रिलेट होगा ना, वो तो मार्क्स दे देंगे वो, ठीक है। आपको पता होगा सॉइल इरोजन क्या होता है, कि भाई बारिश वारिश आ जाती है, सॉइल के ऊपर की एक वो लेयर होती है ना, वो हट जाती है, उससे सॉइल इरोड हो जाती है, जिससे कि फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है लैंड की, और वो हो जाती है, मतलब सॉइल को ना हार्म हो जाता है, फिर मतलब प्लांट ग्रो करने के लिए, कुछ करने के लिए ना वो हो जाती है, ख़राब हो जाती है, या फर्टिलाइजर एक्सेस वो कर लेते हैं ना, तो उससे हो जाता है, ठीक है। तो मेन ये होता है लिथोस्फीयर, आपको पता होगा क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिव प्लांट जो होता है प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं, जिससे प्लांट फ्रूट लगाते हैं, जिस वो कि प्राइम वो होते हैं प्लांट जो होते हैं ना, प्राइमरी वो होते हैं प्रोडक्शन में, उसमें काम होता है उनका, क्योंकि ना सबसे पहला प्रोडक्शन वो होता है प्लांट का ही होता है, क्योंकि ना सारे एनिमल या इंसान कह लीजिए प्लांट को खाते हैं, प्लांट किसी को खा के बड़ा नहीं होता, ठीक है। सारे एनिमल्स या सारे वो होते हैं ना ह्यूमन बीइंग, जो भी कह लीजिए ऑर्गेनिज्म, वो सारे ना लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना सारे, वो प्लांट पे बेस्ड होते हैं, प्लांट किसी ऊपर के बेस्ड नहीं होता, इसलिए प्लांट ना प्राइमरी में आता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आता है प्लांट, क्योंकि प्लांट किसी और को नहीं खाता, वो लोग उसको खाते हैं। तो जो किसी को नहीं खाता और लोग उसको खाते हैं ना, प्राइमरी प्रोडक्टिव होता है। सेकेंडरी वो होता है एनिमल होते हैं, प्लांट को ऐसी फिर सारी एनिमल खाते हैं, और फिर एनिमल को क्या होता है ना, इंसान खाते हैं, कुछ एनिमल लोग, सबको नहीं खाते। तो अब सबको मेनली आपको इतना पता होना चाहिए कि प्लांट आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आता है, जो फ्रूट फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके बनाता है, ठीक है। बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल या प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बींग, वो फिर उसको खाते हैं, जो भी फ्रूट प्लांट बनाता है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत लिख के आएंगे यार, आपको 25 वर्ड लिख रहा है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मोर देन 25 वर्ड, ठीक है। तो नॉट मोर देन 25 वर्ड लिखा है, मतलब आपको 25 वर्ड तक ही लिखना है यार, बट 1 मार्क्स का कितना लिखोगे, थोड़ा बहुत करोगे रिलेट हो जाएगा ना, उसमें मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी आपको देख जाएगा वेटलैंड ये लिखा है, ये बाकी सारे इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब आप पढ़ सकते हैं इनको, सेम टू सेम वैसे तो आते हैं ही, पर मैं आपको पास होने लायक बता रहा हूँ, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। इनको लिखेंगे ना गूगल पे भी इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बाकी ये मिल जाएंगे स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट में आप ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है, बस कुछ नहीं लिखना यार, तुक्का मारोगे ना, या फिर 5 है 5 में से 3 तो ऐसे भी ठीक हो जाएंगे, या तो आप इनके आंसर भी ढूंढ सकते हैं, आपको सेम टू सेम मिल सकते हैं, ठीक है। आप आंसर ढूंढ सकते हैं, मैं इतना गौर नहीं कर रहा हूँ कि ट्रू फॉल्स कौन याद करता है, उसको तुक्का मारोगे वहाँ वैसे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पर मेन पार्ट पे, आप आते हैं, ठीक है। मेन बड़े बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन के पास होने मार्क्स था। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, 50 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 40% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, मतलब आप लोग को लगा लीजिए 20 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। 40% आई थिंक 20 ही होता है, ठीक है। तो आपको उतने ही चाहिए पास होने के लिए, तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्या आप पास हो सकें, क्योंकि बड़ा इजी होता है पास होना, पर फिर भी आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि ये क्वेश्चन में जो आपको दिखा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 पार्ट दिए हुए हैं इसके, पर आपको सिर्फ करने हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से स्कोर करा दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट जो है गंगा एक्शन प्लान है, इसको पक्का कर लेना है। गंगा एक्शन प्लान में ये लिखा हुआ है कि गंगा हमारी जो है वो हार्म हो रही है, मतलब उसमें पॉल्यूट हो रही है, उसका वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है दिन पर दिन, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, जैसे डेवलपमेंट हो रही है, कंट्री ग्रो हो रही है, वैसे वैसे इसका भी डिग्रेड हो रही है, गंगा डिग्रेड हो रही है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई आपको पता है कि कुछ भी कह लीजिए यार, आप इतना मतलब फैक्ट्रीज़ हैं, जो इतनी सारी फैक्ट्रीज सेटअप हो रखी हैं, उसका पोल्यूशन निकलता है, वो क्लाउड में जाता है, आपको पता है क्लाउड में जाएगा, क्लाउड में जाने के बाद एसिड रेन होगी, एसिड रेन से वाटर पोल्यूट होता है। या आप लगा लीजिए लोग कचरा फेंकते हैं गंगा में, कचरा फेंक देते हैं, उससे पोल्यूट होता है, या कुछ ऑयल वॉयल स्पिल हो जाता है उसके ऊपर, तो गंगा पोल्यूट होती है। मतलब आपको पता है यार, इतना तो कॉमन सेंस है आप में। गंगा एक्शन प्लान का मतलब है वाटर पोल्यूट क्यों हो रहा है, गंगा हमारी गंदी क्यों हो रही है, उसके बारे में बताना है, और उसके नीचे फिर ये बता देना है कि इसकी रेमेडीज़ क्या है। रेमेडीज़ में बस वो आपको प्रॉब्लम्स है ना, उसी का सोल्यूशन बना देना। जैसे आपको पता है लोग उसमें कचरा गिर देते हैं, तो सोल्यूशन में ये दिखा देना लोगों को कचरा नहीं गिरना चाहिए, लोगों को एजुकेशन दिमाग में इनके डालने चाहिए, ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जैसे फैक्ट्रीज़ का मैंने बताया था, फैक्ट्रीज़ का पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से क्लाउड में पोल्यूशन रहता है, उसकी वजह से एसिड रेन होती है, जिससे गंगा पोल्यूट होती है। फिर आपको उसका ये लिख देना है
कि फैक्ट्रीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए, फैक्ट्री को गाइडलाइंस लानी चाहिए गवर्नमेंट को फैक्ट्रीज़ के लिए कि वो ज़्यादा पोल्यूशन ना करे, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक यूज़ करे ताकि कम पोल्यूशन हो, या फिल्टर विल्टर लगाए अपनी वो मशीनरी पे ताकि कम से कम पोल्यूशन हो। तो आपको बस ये दिखा देना है गंगा हमारी गंदी क्यों हो रही है, गंगा का वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है और क्या क्या रेमेडीज़ है उसको सही करने की। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज़रा आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना लॉजिकली तो उसका निकल जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट है, मैंने कई साल लिखा है इसको आते हुए। एक्शन प्लान पक्का कर लेना, पक्का दर्शन दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, हार्मफुल इम्पैक्ट अगला वो है पी पार्ट है, हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन एनवायरनमेंट। आपको पता होगा माइनिंग के क्या होता है, माइनिंग आपको पता होगा क्या होता है कि वो ज़मीन खोदते हैं कुछ को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो माइनिंग आपको पता होगा क्या होता है, मैं आपको बता भी देता हूँ क्या होता है माइनिंग के हार्मफुल इम्पैक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है भाई, वो पूरा ज़मीन को पूरा खोदते हैं नीचे तक, उससे क्या होता है ना, कुछ तो गैसेज वो जो रॉक नीचे होते हैं, रॉक उसमें बहुत साल से दबे हुए हैं क्योंकि वो पहले कभी निकले नहीं है, बहुत साल से दबे हुए निकल जाते हैं। फिर उनके बाद ना वो खुले पड़े रहते हैं, उनके ऊपर बारिश वारिश पड़ती है, जिससे बारिश पड़ती है ना उस रॉक के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे कि वो पोल्यूशन होता है। ठीक है, एक तो एयर पोल्यूशन होता है, वो गैस निकलती है। ठीक है, और अगर वही पानी, और दूसरा पॉइंट ये बना सकते हैं कि उसी पे पानी पड़ता है ना उन रॉक्स पे, तो उन हार्मफुल रिएक्शन होने के बाद जो केमिकल बनता है ना, वो केमिकल फिर वो भाई पानी पूरे में इकट्ठा हो जाएगा, तो वो बह बह के नदी तक पहुँच जाता है, या लगा लीजिए फॉरेस्ट में या मिट्टी में मिल जाता है, जहाँ पे ना पेड़ पौधे उगाए जाते हैं आसपास में, वहाँ पे जाके मिल जाता है वो, क्योंकि पानी बह जाएगा यार, पानी बहुत इकट्ठा हो जाएगा तो केमिकल है, केमिकल भरा पानी है वो कहीं मिल जाएगा ना, मिल के वो फॉरेस्ट में ज़मीन वमीन पे सॉइल पे गिर गया तो वो सॉइल वैसे भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है माइनिंग का। और माइनिंग में आप कह सकते हैं काफ़ी पानी वेस्ट भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होती है, तो आपको पता होगा यार बेसिक कॉमन सेंस है। ठीक है, कि माइनिंग से क्या होता है, सॉइल भी ख़राब होती है, सबसे बड़ी मेन बात ये होती है क्योंकि वो इतना नीचे तक खोदते हैं ना, पूरी सॉइल नीचे तक की ख़राब करते हैं, पूरा अंदर इतना गहरा खोदते हैं, तो इससे क्या होता है ना, सॉइल ऊपर की सारी ख़राब रहती है, मतलब कह लीजिए उस एरिया की पूरी सॉइल ख़राब होती है, पूरी सॉइल खुद जाएगी। ठीक है, फर्टिलिटी पूरी खराब रहती है, वहाँ प्लांट ग्रो करने का बिल्कुल पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो आपको पता होगा, मैंने बता दिया आपके पॉइंट्स, ये लिखेंगे आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे 2 ही करने हैं, पर मैं तीनों बता दे रहा हूँ, क्या पता आपके तीनों में से कोई 2 ही आए, तो उससे आपको तीनों को बता देता हूँ मैं। अब आ जाता है इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम से आपको सर्विस क्या मिलती है इसके बारे में लिख देना है यार, तो आपको कॉमन सेंस पता ही होगा, या आप गूगल पे लिखेंगे ना इकोसिस्टम हमारा क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, बट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम। ठीक है, तो आपका आ जाएगा इकोसिस्टम क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। आपको पता है यार, इकोसिस्टम से फूड वूड आता है, जिससे कि इकोसिस्टम एक चल रहा है ना, वो जैसे आपको फूड वगैरह आता है, फिर फूड को एनिमल खाता है, एनिमल को आम खाते हैं, इससे इकोसिस्टम चल रहा है। ठीक है, इकोसिस्टम सिर्फ खाने से ही नहीं होता, और चीज़ें भी होते हैं, जैसे वाटर का इकोसिस्टम होता है कि वाटर नदी में था, उसके बाद क्या करा, वो धूप से वेपरेट हो गया, ऊपर से ले गया, प्लांट ने पी लिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है प्लांट से गया, वो ओशन से गया पानी प्लांट्स के पास, प्लांट्स ने फूड बनाया, उससे इकोसिस्टम एक चला कि प्लांट को खा के इंसान जिंदा है, एनिमल जिंदा है। ठीक है, उसके बाद जो होगा ना पानी होगा, वो एक्सेस पानी क्या होगा, वो एक्सेस पानी एवेपोरेट होकर ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा क्लाउड में बदल जाएगा, क्लाउड से होगा एसिड रेन हो जाएगी, मतलब एसिड रेन नहीं, रेन हो जाएगी, रेन से वापस नीचे आ जाएगा। तो एक इकोसिस्टम चल रहा है ना, इसको इकोसिस्टम कहते हैं, या फूड चेन का इकोसिस्टम भी ले सकते हैं। उसमें एक इकोसिस्टम होता है, एक दूसरे को खा के वो जो काम चलता है। ठीक है, बाकी आपको पता होगा इकोसिस्टम के बारे में, आप लिख के आएंगे आपका आंसर हो जाएगा। इतना एक्यूरेट नहीं होगा कोई तो भी चलेगा, बस थोड़ा सा ना एग्जामिनर को ये बताना चाहिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि आप उसको भी पता है, इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट हर कोई पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो आ जाते हैं आप थर्ड पार्ट पे, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स कॉज। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन आपको पता होगा क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो जाती है, क्या कब हो जाती है, जब एक्सिस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है फार्मर के द्वारा, एक्सिस फर्टिलाइज़र का यूज़ करता है और प्लांट पे तो गिरते ही हैं वो, तो एक्सेस फर्टिलाइज़र होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट पे तो गिरता है ये फर्टिलाइज़र, वो बारिश वारिश आती है ना, तो वो सॉइल में भी चले जाता है, मिक्स हो जाता है, प्लांट से वॉश होके वो सॉइल में चले जाता है। सॉइल में चले गया भाई, पूरी सॉइल में फैल जाएगा, वो सॉइल में फैल जाएगा तो फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है सॉइल की, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र होते हैं प्लांट के लिए, पर वो सॉइल में मिल जाता है ना, फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। ठीक है, लैंड डिग्रेड और भी होती है, कई तरीके होते हैं उस पर, कि जैसे आप लगा लीजिए, क्या बताऊँ मैं, और एक माइनिंग में लिख सकते हो, जैसे माइनिंग का भी मैंने आपको बताया था, उससे माइनिंग करते हैं उससे लैंड डिग्रेड हो जाती है, या कह लीजिए लोग मतलब कोई भी कचरा वचरा गिरते हैं लैंड में, प्लास्टिक गिरते हैं तो उससे लैंड ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें भाई हार्मफुल सब्सटेंस मिल गए हैं। तो होता है एसिड रेन हो जाती है, आपके एसिड रेन का बताया था मैंने कि एसिड रेन होता है, एसिड रेन की बारिश होती है ना, वो जब उसकी तो वो लैंड पे उस पर गिरती है, सॉइल पे गिरती है, तो सॉइल और ख़राब हो जाता है, उससे लैंड की फर्टिलिटी ख़राब होती है, वो भी लैंड डिग्रेडेशन में आता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है लैंड डिग्रेडेशन, आपको पहले एक्सप्लेन कर देना है क्या होता है कि सॉइल की ना क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है हार्मफुल सब्सटेंस को उससे मिलने के बाद। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन क्या, इतनी में आप लिख दोगे। ठीक है, और आपको ब्रीफली एक्सप्लेन जो मैंने कॉज बताया है उसमें कॉज लिख दोगे, उसमें एग्जांपल लिख दोगे कि ये फार्मर इतने सारे, मतलब कॉज ना अच्छा एक्सप्लेन करके लिख देना, ताकि ना क्वेश्चन बड़ा हो जाए उससे। ठीक है, क्योंकि इतना ब्रीफ नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे इसका आंसर, पर कॉज बताओगे ना, एग्जाम्पल बताओ, उससे क्वेश्चन आपका ब्रीफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कॉज बता देने हैं आपको,
मतलब वो एग्जांपल बता देना कि फार्मर एक्सेस पर वो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजर पहले तो प्लांट पे रहते हैं, पर बारिश आने के बाद वो पानी उसमें प्लांट से धुल के वो नीचे मिल के पानी के साथ वो सॉइल में मिल जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, तो भाई इसके अंदर का चीज़ों को हार्म करते हैं और ना फर्टिलिटी ख़राब कर देते हैं सॉइल की, ठीक है। कई बार ऐसे होता है, ठीक है। और आपको पूरा एग्जाम्पल बना देना है, इससे एक आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि डिस्कस द सोशल इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसका आंसर आप गूगल पर ढूंढ लेंगे, इतना ये मेरे को लगा नहीं, पर आप फिर भी पढ़ सकते हैं, क्या पता सेम का सेम हो जाए। आप उन्हें क्या करना है, इसके क्वेश्चन तो कर ही लेने, इतने PYQ के हैं ना, मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसका तो आंसर आपको सुन लेने, यहीं से याद हो जाएंगे आपको। पर कुछ क्वेश्चनों के मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, तो आपको करना है गूगल पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, गूगल पे अपलोड कर दे रहे हैं, या कह लीजिए कहीं ChatGPT पे लिख के आप उसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। ईजी भाषा में आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो मैंने 10 मार्क्स का यहाँ बता दिया 2 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का ये बता दिए 2 क्वेश्चन, मतलब 20 मार्क्स का तो हो ही गया, ठीक है। पास लायक तो आपका हो गया, फिर भी देखते हैं आप 20 मार्क्स तो हो गए, 10 और 10 20 हो गए, 20 पास होने चाहिए थे 50 मार्क्स के पेपर में से, पर फिर मैं आगे का और बता देता हूँ ताकि आपको एक श्योरिटी हो जाए। यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस रीजन ड्यू टू विच रिवर्स इन इंडिया कंटिन्यू टू रिमेन हाईली पॉल्यूटेड डिस्पाइट वेरियस, ठीक है। बस इसमें यही लिखा है कि रीज़न बताने हैं क्यों हमारी जो रिवर है, जो वाटर है इंडिया में, जो रिवर है वो इतनी पल्यूट क्यों हो रही है, जबकि गवर्नमेंट इतने एक्शन ले रही है, फिर भी वो इतनी पल्यूट क्यों हो रही है, ठीक है। उसके मैं आपको थोड़ा रीजन करता हूँ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, बड़ा स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। एनवायरमेंटल साइंस में छोटे मोटे क्वेश्चन मत करो, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो सिंपल भी होते हैं और उनको करोगे ना अच्छे, भाई एक ही क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। इसे बस यही बताना, ठीक है, क्यों हमारी पल्यूट हो रही है, गवर्नमेंट इतने एक्शन ले रही है, फिर भी वो पल्यूट क्यों हो रही है हमारी रिवर, ठीक है। सिंपल सा आपको ये है कि गवर्नमेंट तो एक्शन ले रही है, पर आपको फिर पॉइंट्स में ये लिख देना है, क्योंकि ना वो इलिटरेसी है लोगों में, इलिटरेसी, तो उनको पता नहीं कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इन चीज़ों के, जो वो कर रहे हैं उनको पता नहीं होता कि वो जो पानी में कचरा फेंक रहे हैं, पानी में मतलब वो होता है ना, कई लोग होते हैं नदी में, नदी के पानी में ही हमने कपड़े धो रहे होते हैं, डिटर्जेंट मिला के, सोप मिला के उसी में नहा रहे होते हैं, तो क्या है ना, सोप और डिटर्जेंट मिल जाता है, पानी में मिल जाता है पूरे में, उनको इतने इलिटरेट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता इनके कॉज क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, उनको पता ही नहीं होता। इसलिए इलिटरेसी की वजह से ना उनको पता ही नहीं होता कि वो कितना हार्म कर रहे हैं रिवर को, ठीक है। पहले तो इलिटरेसी लिख देना है, वाटर पोल्यूशन का इलिटरेसी है। सेकंड में आपको ये लिख देना है कि कुछ फार्मर्स हैं, वो अभी वैसे तो रेगुलेशन लाए गए हैं शायद गवर्नमेंट की तरफ से, पर फिर भी ना कुछ फार्मर क्या होते हैं, वो रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं और पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं, जिससे बारिश आती है, उसकी वजह से भाई साहब वो पूरा पानी में मिल जाता है, पानी में मिल जाएगा तो भाई वो पानी के साथ बह जाएगा बारिश में, और उसके बाद तो रिवर में चले जाता है। या आप ये भी लिख सकते हैं अगले पॉइंट में कि फैक्ट्रीज़ जो हैं, फैक्ट्रीज़ के जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से फैक्ट्रीज़ का, एक तो ये लिखेंगे पॉइंट कि फैक्ट्री पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से फैक्ट्री का पोल्यूशन बादलों में मिलता है, और बादलों में मिलने से पानी में चले जाता है, जैसे पानी पोल्यूट हो जाता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है, और रिवर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो पोल्यूट हो जाती है। और दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे फैक्ट्री के रिलेटेड, ठीक है, कि फैक्ट्री कई बार जो होती है ना, वो हार्मफुल केमिकल का वो होता है ना, वाटर होता है, उसको फिर रिवर में ऐसे डाल देते हैं, गर्म पानी को, हाँ वो हॉट वाटर को, ठीक है। कई जैसे टायर मेकिंग कंपनी होती है, वो होती है ना केमिकल, वो होते हैं ना, जैसे केमिकल यूज़ होते हैं उनकी कंपनी में, तो वो ठंडा करने के लिए कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत गर्म बन के आते हैं, जैसे लोहा वो होता है ना आयरन वाली, तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पर पहले उसको मेल्ट करके बनाया होता है, तो उसको ना ठंडा करने के लिए पानी मिलाते हैं उनसे, ताकि वो ठंडा हो जाए। ठंडा मिलाने के लिए ना, जैसे ठंडा पानी मिलाते हैं ना, जैसे ठंडा पानी उसको मिलाया, उसके साथ पर पानी पूरा गर्म हो जाएगा, इतने गर्म भाई साहब, कितने 1000 डिग्री का टेम्परेचर में रहता है मेटल, जब वो ठंडा पानी उसमें मिलाते हैं तो पानी बहुत गर्म हो जाता है, पानी बहुत गर्म हो जाने के बाद तो मेटल तो ठंडा हो जाता है, पर वो क्या करते हैं, पानी जो होता है ना उसको डिस्चार्ज कर देते हैं फैक्ट्री में थोड़ी रखेंगे उस पानी को, वो गर्म पानी को ना, केमिकल भरा पानी को, भाई इतने केमिकल होंगे उसमें, इतना मिक्स होंगे गर्म पानी में, और गर्म ऊपर से है वो, उसको कंपनी क्या करती है ना, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज उसको वो फैक्ट्री से डिस्चार्ज कर देती है उस पानी को, और पानी को बाहर कर देती है, ठीक है। तो पानी बाहर होने के बाद क्या होता है ना, रिवर में जाके मिल जाता है गर्म पानी, गर्म है एक तो ऊपर से, ठीक है। जैसे पानी में जाएगा, भाई सब इतने एनिमल है, उनको इतना गर्म पानी एकदम से मिलेगा, वो तो वैसे ही मर जाएंगे इतने गर्म पानी से, ठीक है। और दूसरा उसके अंदर केमिकल ही मिले हुए हैं, क्योंकि भाई साहब फैक्ट्री के अंदर से आया, इतने सारे केमिकल मिले होंगे, क्योंकि मेटल इतना ठंडा करने के लिए डाला, तो भाई बड़े सारे केमिकल होते हैं उसमें, तो केमिकल भरा पानी वो होगा, और अगर जो एनिमल गर्म पानी से नहीं मरेंगे, वो केमिकल उनको चले जाएगा तो केमिकल से मर जाएंगे, ठीक है। आपको ये लिख देना है, ये मैं एग्जाम्पल कुछ बताया था, ये भी लिख देना है आपको, ठीक है। और आपको बाकी बस ये लिख देना है इसमें ना कि गवर्नमेंट कर रही है ना, उसको बात को यहाँ पे इग्नोर कर दो, उसको आपको कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट वैसे कुछ करती भी नहीं है, पर फिर भी ना आपको क्या करना ना, वो कर देना, आपको रीज़न बता देना क्योंकि वाटर पोल्यूशन होता है। बट इसमें सीधा पता क्या पूछा हुआ है, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, कि भाई लोग पोल्यूट करते हैं, ठीक है, मैंने बताया, उसको लिख देंगे, आपका बन जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है, आप लिखने चलेंगे ना भाई साहब, लिखा जाएगा, ठीक है। आप ये हो गया, इसमें से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। 5th क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें क्या लिखा हुआ है, कंट्री सेम,
मेक अ टाइम सीरीज प्लॉट कंज्यूम कॉल करेक्शन टर्न ऑफ इंडिया इम्पैक्ट सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ मेजर मिशन 2050। आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन एक 7th क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पास होने लायक बताया था। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप गूगल से ढूंढ लेंगे इसका आंसर, इसका भी ले लेंगे। तो इकोसिस्टम का पता है मेरे को, क्रॉस इकोसिस्टम है, मतलब कोई भी एनिमल किसी को भी खा रहा है, पर फिर भी आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, उसको ढूंढ लेंगे आंसर। मैं पास होने लायक बता रहा हूँ। देखो मैंने 20 मार्क्स का यहाँ बता दिया, ये 10 का ये बता दिया, 30 मार्क्स का मैंने बता दिया, ठीक है। 50 में से 30 का मैंने आंसर बता दिए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आप अपने आप तैयारी कर सकते हैं, अगर वरना आप मेरी बात सुनिए ना, इतना करेंगे तो इतने में पास हो सकते हैं आप, ठीक है। वरना इसको ढूंढ सकते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है, मतलब ग्राफ व्राफ बनाना है, प्लॉट करना है। वैसे इजी है कि यार 2011 से लेके 21 तक का ग्राफ प्लॉट करना है, ऐसे ग्राफ दिखाना है, इसको नीचे रख लेना है, इसको साइड में रख लेना, मतलब इसको साइड में रख लेना है, इसको नीचे रख लेना और ग्राफ प्लॉट कर देना, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको इसका आंसर इतना नहीं है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। और मैंने पास होने लायक बता दिया, देखो अभी भी लिख सकते हैं, ये मेरे को पता है। वैसे तो क्रॉस इकोसिस्टम है, जिसमें कोई भी एनिमल किसी को भी खा रहा है, ठीक है। अबायोटिक फीचर क्या होता है, इसमें आपको ये लिख देना है कि बायोटिक और अबायोटिक होते हैं, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग होती है ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर लिविंग थिंग्स होते हैं उसको बायोटिक कहते हैं, और अबायोटिक उसे कहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जैसे कि कह सकते हैं विंड, सन, वाटर, एयर नहीं, जैसे ऑक्सीजन, एयर वेयर कुछ भी होता है ना, ये नॉन लिविंग थिंग होती है, पर इससे लाइफ रेगुलेट होती है। तो इसमें आपको ये लिख देना है कि जो वो अबायोटिक है ना और बायोटिक दोनों में इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि इंसान देखो सन के बिना नहीं रह सकते भाई, सन नहीं होगा भाई, धूप नहीं निकलेगी, प्लांट नहीं ग्रो फूड नहीं मिलेगा तो खाएंगे या लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो सन इंसान के लिए होता है, ठीक है। और आप लगा लीजिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यार, सॉइल भी अबायोटिक चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, पर भाई उसके बिना प्लांट ग्रो नहीं कर सकते फूड, ठीक है। तो अबायोटिक है, और अबायोटिक भी बायोटिक पे डिपेंड होता है, मतलब आप लगा लीजिए प्लांट भी ह्यूमन बींग पे कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनको भाई फर्टिलाइजर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए कुछ चाहिए होता है, जिसमें ना वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं किसी भी वेस्ट को, ताकि प्लांट को फिर उससे न्यूट्रिशन मिल जाता है, जिससे प्लांट फ्रूट वेजिटेबल ग्रो करता है, ठीक है। अबायोटिक और बायोटिक एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और एनर्जी का और बता देता हूँ, पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको पता होगा, सबसे नीचे जो होता है ना उसके पिरामिड के, एनर्जी के पिरामिड में सबसे नीचे जो होता है ना पिरामिड के, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे लगा लीजिए प्लांट है, प्लांट ने एक फ्रूट बनाया, भाई फ्रूट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, लगा लीजिए 100 जूल्स की उसमें एनर्जी होगी, ठीक है। 100 पॉइंट की एनर्जी उसमें है, पर उसको कोई एनिमल खाएगा ना, उसको 100 नहीं जाएगी पूरी, उसको जाएगी भाई, लगा लीजिए 100 में से 10%, 100 मतलब वो 1000 में से 10% जाएगी, उसको 100 हो जाएगी सिर्फ, ठीक है। 1000 प्लांट ने फ्रूट बनाया, 1000 एनर्जी वहाँ से बनाई, पर उसकी 10% ही उस पर जाएगी, क्योंकि भाई प्लांट को और भी काम होते हैं, प्लांट वो भी करता है अपना और फ्रूट बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और प्लांट ग्रो भी हो रहा है, लीव्स आ रहे हैं, तो उससे ना काफ़ी एनर्जी यूज़ हो जाती है। तो 1000 में से 100 ही गई एनिमल तक, ठीक है। अब एनिमल ने खाया, एनिमल पे 100 आ गई, 100 एनर्जी आ गई। उसके बाद एनिमल भी काम करेगा भाई अपना, एनिमल भी इधर उधर जाएगा, टहलेगा, इधर उधर घूमेगा, ठीक है। और वह एनर्जी तो वेस्ट तो होगी यार, इंसान में एनिमल में एनर्जी वेस्ट होती है, जो भी वो काम कर रहा है इधर से उधर जा रहा है, तो वो लगा लीजिए 100 एनर्जी उसने फ्रूट खा के या वेजिटेबल खा के ली। वैसे तो जो एनिमल खाते हैं उनकी बात बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, उसने भी एनर्जी वो यूज़ कर ली काफ़ी हद तक, तो उसका 10% ही दूसरे को मिलेगा। जैसे लगा लीजिए 100 उसने ली थी, पर ना उसमें से सिर्फ अगर उस एनिमल को खाते हैं तो इंसान को सिर्फ 10 ही मिलेगी उसकी, ठीक है। 1000 थी, 1000 में से कुछ खाली उसने 1000 थी, उसके बाद खाली वो उसने एनिमल ने खाली, एनिमल ने काफ़ी एनर्जी यूज़ कर ली, और 100 उसमें से जो बची थी एनर्जी, 100 खाली उसने, वो क्या कहते हैं उसको, ह्यूमन बीइंग ने खाली, ह्यूमन बीइंग यूज़ करेगा उस एनर्जी को, फिर वो ऐसे निकल जाती है। और फिर जब ह्यूमन बीइंग मरता है, उसका एनिमल जो डिकम्पोज होता है, फिर उसको वो होता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो खा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको पता होगा यार एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, प्लांट से एनिमल में आती है, एनिमल से प्लांट में आती है। ये भी हो सकता है कि एनिमल से मतलब आगे पीछे हो सकता है, पर आपको पता होगा प्लांट ही आता है। ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, प्लांट में 1000 होती हैं, 1000 में से 1000 को जब वो एनिमल खाता है, वो 1000 तो खा लेता है, पर उसके अंदर सिर्फ 100 ही बचते हैं, क्योंकि वो और एक्टिविटी करता है, तो बाकी एनर्जी यूज़ हो जाती है उसकी। 100 बची, 100 एनर्जी बची थी, उसको फिर उसने ह्यूमन बीइंग ने खा लिया। ह्यूमन बीइंग ने खाने के बाद कितनी बची, ह्यूमन बीइंग ने 100 खा ली थी, पर उसके बाद उसने काम वाम करा, इधर उधर गया, उससे एनर्जी यूज़ भी हो गई, तो 100 की उसमें 10 ही एनर्जी बची फिर, जो आगे जा सकती है। और वो जो मरेगा तो 10 एनर्जी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर चली जाएगी, ठीक है। ऐसे होता है, ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेंगे। उस पर भी लिखोगे ना एनर्जी पिरामिड, तो आ जाएगा, गूगल पे लिखोगे आ जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया, मैं दूसरा पेपर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जल्दी। ऐसा आपको मेरा समझना है तो आप गूगल पे लिख के कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो गूगल पे लिख सकते हैं आपको, ठीक है। ये आ जाए, एक क्वेश्चन आपको ये, अभी इसमें 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। ये पेपर है 70 मार्क्स का है, ठीक है। पहले 50 मार्क्स का था, यहाँ पे कहाँ लिखा है, ये 70 मार्क्स का है,
ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है ना कौन कितने मार्क्स का पेपर है। पोल्यूटेंट के बारे में, पोल्यूटेंट 70 मार्क्स का पेपर बता दूँ, 70 मार्क्स का है तो 40% इसके होंगे 28 मार्क्स, ठीक है। 28 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। 28 मार्क्स का आपको बता देता हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हैं आप 28 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले पोल्यूटेंट, ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, देख सकते हैं मैं अपनी लॉजिकल सेंस से आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं है कहीं भी, पर मैं लॉजिकल सेंस मेरे को इतना पता है, इतना जितना आंसर मैं दे रहा हूँ ना, ये मैंने 1-2 साल पहले पढ़ा था ये सब कुछ, पर मैं इतने तो जितने आंसर मैं दे रहा हूँ उतना सही है। जो मेरे को नहीं आता है थोड़ा सा भी डाउट हो मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं गलत नहीं बताऊँगा पर सही ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। पोल्यूटेंट के बारे में आपको पता होगा, पोल्यूटेंट क्या होते हैं यार। पोल्यूटेंट लगा लीजिए केमिकल होते हैं, कोई केमिकल होते हैं हार्मफुल केमिकल लगा लीजिए, वो पोल्यूटेंट होते हैं। वेस्ट जो होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, वो पोल्यूटेंट होता है। और आप लगा लीजिए प्लास्टिक जो होता है, ये पोल्यूटेंट होता है। पोल्यूटेंट मतलब वही होते हैं जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, वो पोल्यूटेंट होते हैं। बस आपको पता होगा इसके बारे में, लिखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और उसके बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता होगा आपको क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट करना है जिससे कि जो हमारे रिसोर्सेज है आगे की जनरेशन को भी मिल सके। मतलब ऐसा नहीं करना कि डेवलपमेंट के नाम पे हमने सारा पेट्रोल डीजल यूज़ कर लिया, आगे वाली जनरेशन बैठी हाथ पाथ धर में, उन पर पेट्रोल और डीजल है ही नहीं, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट नहीं करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करके डेवलपमेंट करना अपना और अपनी कंट्री का, ताकि वो रिसोर्सेज आगे वाले जनरेशन को भी मिल सकें, वो भी उनका इस्तेमाल करके मज़े कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं है डेवलपमेंट के लिए पेट्रोल का इतना इस्तेमाल कर लिया, इतनी गाड़ियाँ बना दी, इतना इस्तेमाल कर लिया पेट्रोल का कि आगे वाली जनरेशन को पेट्रोल ही ना मिले, ठीक है। तो डेवलपमेंट तो होगी पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होती है जिससे रिसोर्सेज का ऐसी तरह से यूज़ करके डेवलपमेंट करें ताकि वो रिसोर्सेज आगे वाली जनरेशन को भी मिल सके, वो भी इसका लुत्फ़ उठा सके, मज़े कर सकें, ठीक है। और ग्रोइंग एनर्जी नीड आपको पता है कि भाई ये होता है, एनर्जी की नीड बढ़ रही है लोगों में, या आप अपने आप लिख सकते हैं कि 2 मार्क्स के हैं तो यार इतना वो है नहीं, मतलब 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म, ग्रोइंग एनर्जी नीड, इकोनॉमिक रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। 28 मार्क्स चाहिए ना पास होने के लिए, देखो मैं आपको 28 मार्क्स करा के जाऊँगा, ठीक है। डिफाइन इकोसिस्टम सर्विसेज, enlist the ecosystem services provided by aquatic ecosystem, analyze the environmental effect of water pollution, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन एक चीज़ में पूछ लें, ठीक है, ज़्यादा आपको कंफ्यूज करें। 2-3 क्वेश्चन पूछा है, देखो इकोसिस्टम सर्विस पूछा हुआ है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एक्वाटिक इकोसिस्टम पूछा हुआ है, ठीक है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका ही मैं बता देता हूँ क्या होता है। इकोसिस्टम सर्विसेज वो होती हैं जो हमें सर्विसेज मतलब इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लगा लीजिए कि पानी में देखिए काफ़ी सारे प्लांट होते हैं, आपको पता होगा पानी में प्लांट होता है, कुछ एक्वाटिक प्लांट जिसे कहते हैं, वो भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और प्लांट वहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है। फ्रूट शायद उसमें नहीं होता, उतना मुझे पता नहीं है, पर वो प्लांट होता है, ठीक है। वो प्लांट ग्रो हुआ, प्लांट को भाई मछली वछली होती हैं वो तो खाती हैं, और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाते हैं उसके अंदर, ठीक है। वो खाते हैं, प्लांट से क्या हुआ, एनिमल पे चले गया वो, फिर उस पर मछली वछली पे चले गया, वो भी वही आती है, उसने खा लिया, उसके बाद और कोई ऑर्गेनिज्म मतलब और कोई बड़ी मछली उसको खा लेगी, ऐसे ऐसे खाती रही एंड में जब मछली मर जाएगी तो पानी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसे खा लेते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम इसे कहते हैं, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और आपको इसमें ये पूछा हुआ है इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में आपको मैंने बताया, वाटर पोल्यूशन के मैंने इफेक्ट आपको बताया, वो आप लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा वो नहीं है, वाटर पोल्यूशन के बारे में ही है, घुमा फिरा के पूछा हुआ है, ठीक है। और इकोनॉमिक इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम के बारे में यही होता है कि यार क्या हमें इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इकोसिस्टम यही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना भाई, हमको फ्रूट मिल रहे हैं, हमको वेजिटेबल मिल रही है, ठीक है। वो खा के एनिमल खा रहे हैं उसको, एनिमल से हमें प्रोटीन मिल रहा है, मतलब कोई जो रिलीजन में होता है एनिमल को खाते हैं तो उसको मिल जाएगा आपको, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। एनवायरमेंटल एजुकेशन फोस्टर यूथ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड टुवर्ड नेचर, हाँ ये आपको सिंपल क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। ये तो कि जो इन्वायरमेंटल की एजुकेशन है ना जो आप अभी ले रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल की जो एजुकेशन है जब यूथ को मिलती है ना तो उससे हमारी कंट्री का एक उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है यूथ का हमारा, और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। इसमें सीधा ये पूछा हुआ है, ठीक है। आपको बता देना बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और ऐसा मतलब सही है क्योंकि इन्वायरमेंटल की स्टडी जब तक मतलब यूथ को नहीं होगी, मतलब इन्वायरमेंट की स्टडी तब तक लोगों को नहीं होगी जब तक वो कदर नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे इन्वायरमेंट की हमारी क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि जो इलिटरेट होते हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। उनकी वजह से कितना वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वो कितना वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, कितना एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, कुछ जला देते हैं, कुछ जला रहे हैं, पानी में कुछ घेर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्योंकि उनमें वही तो कमी है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की कमी है उनके अंदर, इसलिए तो वो ये कर रहे हैं। अगर उनको पता होता भाई क्या हो रहा था, वो करते ही नहीं ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन से काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उस पर यूथ पे, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में,
इन्वायरमेंट की तरफ, ठीक है, और वो इन्वायरमेंट की कदर करना सीखते हैं, क्योंकि जिस पे इन्वायरमेंट की स्टडीज़ की एजुकेशन नहीं होती वो क्या करता है ना, इन्वायरमेंट की स्टडीज़ नहीं होती, वो रिसोर्सेज की कदर नहीं करता। जैसे कि आप लगा लीजिए काफ़ी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी होते हैं जो कि कई हज़ार साल, कई मिलियन ईयर्स जाके दोबारा हमको मिलते हैं, पर जिस पर भाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन नहीं होगी उसको पता नहीं होगा भाई इसकी कीमत कितनी है, ये कितने मिलियन ईयर बाद बनता है दोबारा से, ठीक है। ऐसा नहीं है आज आपने यूज़ करा कल दोबारा बन जाएगा, काफ़ी मिलियन ईयर बाद, 1000 ईयर बाद ये जाके दोबारा बनता है, ठीक है। पर वो क्या होता है, वो एजुकेशन नहीं है उनके पास, इलिटरेट, उनको पता ही नहीं, तो क्या करते हैं उसको खुला इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, जो कि इतने मतलब इतने इंपॉर्टेंट होता है हमारे देश के लिए, उसको वेस्ट करते हैं, ऐसे आराम से वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाई कितनी कीमत है, कितने हज़ार साल बाद बनता है, तो वो उसको वेस्ट करते हैं, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है, और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट तो करते ही हैं, मतलब वाटर पोल्यूशन करते हैं और एयर पोल्यूशन, जो भी सारे पोल्यूशन होते हैं करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाई इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या होती है। तो एजुकेशन इसलिए होती है, यूथ को इसलिए ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए, इसलिए आपको एजुकेशन दी जा रही है, ताकि आपको पता चले कि इन्वायरमेंट की आपकी कीमत क्या है, और उसका आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना है, और आपको कैसे कैसे अपने रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आपको जाना चाहिए, ताकि देश मतलब एनवायरनमेंट आपका सही रह सके, वाटर पोल्यूट ना हो, एयर पोल्यूट ना हो, जो कि आजकल दिल्ली में बहुत हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, जो मैंने बताया आप लिख देंगे, अपनी तरफ से लिख देंगे, आपको बस ये सोचना है ना कि आपको ये दिमाग लगाना है कि ये मेरे से ये पूछ रहा है कि इन्वायरमेंट की एजुकेशन जो EVS जो हमको पढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये क्यों पढ़ाई जा रही है। तो आपको तो पता ही होगा क्यों पढ़ाई जा रही है यार, हमें पढ़ाया जा रहा था कि हम समझदार बन सके, हमको इन्वायरमेंट की कीमत समझाए, ठीक है। बाकी मैंने बताया आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स का ये हो गया, 10 मार्क्स का मैंने ये बता दिया, 20 मार्क्स का हो गया, आपको 28 मार्क्स पास होने चाहिए होते हैं, ठीक है। और पढ़ते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस रिस्क अफेक्टिंग द ग्लोबल एट द सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एनवायरमेंट लेवल, डिस्कस एग्जाम्पल, ठीक है। आपको बताना है वाटर पोल्यूशन से भाई साहब क्या सोशल पॉलिटिकल एनवायरमेंटल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखा है, वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस जो है हमारे वाटर में मिक्स हो जाता है, जिससे हमारा वाटर पोल्यूट हो जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है, वो ड्रिंकेबल नहीं रहता, ड्रिंकेबल मोमेंट में नहीं रहता, ठीक है। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन के यहाँ पे सोशल इफेक्ट पूछे हैं, सोशल में तो यही है यार, वो पानी ड्रिंकेबल नहीं रहता है, जो भी इंसान उस पानी को यूज़ करेगा उसको काफ़ी सारी बीमारी हो जाती है, काफ़ी सारी बीमारी तो भाई ऐसी ही ठीक हो जाती है, पर काफ़ी सारी बीमारी होती है ना, वो हमारे हार्मोन्स में चले जाते हैं, काफ़ी सारे मतलब सीरियस इंजरी, वो भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो वो हो सकता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वाटर पोल्यूशन होगा, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, कि हमें पैसे से कैसे नुकसान होता है वाटर पोल्यूशन की वजह से। तो आपको पता होगा वाटर पोल्यूशन हो जाएगा तो आपको ये है ना, तो इकोनॉमिकल में क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, तो आपको पता होगा यार वाटर पोल्यूशन हो जाएगा तो उसमें मछलियाँ नहीं रहेंगी। तो आपको पता होगा कई लोग होते हैं ना, उनका मछलियों को बेच के मतलब उसको ही मतलब हंट करके उसी को पकड़ के वो बेचते हैं, जिससे ना घर चलता है, ठीक है। तो आपको एनवायरनमेंट इकोनॉमिक इफेक्ट तो एक तो यही है, फिशरमैन जो भी होंगे इनकी जॉब खतरे में आ जाएगी, मतलब इनका ये रोज़गार है भाई, इनका तो मछली पकड़ के वो करना बेचना, ये उसमें आ जाएगी, दिक्कत में आ जाएगी, क्योंकि मछलियाँ पहले ही मर जाएंगी, पानी में मर जाएंगी, तो भाई मछलियाँ पकड़ नहीं पाएंगी, मछलियाँ पकड़ नहीं पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे, तो इनको इकोनॉमिक लॉस होगा भाई, इनकी लाइफ ये अच्छे से जी नहीं पाएंगे, ठीक है। और दूसरा इकोनॉमिक लॉस ये होता है, हमें हमारा खर्चा और बढ़ जाता है, जैसे वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, उसको भाई साहब सही करने के लिए भी खर्चा चाहिए ना, गवर्नमेंट सही तो करेगी उसको, तो नहीं वाटर पोल्यूट होगा पड़ा रहने, तो गवर्नमेंट सही भी करेगी, उसको ड्रिंकेबल बनाना पड़ेगा, जैसे आपको जो पानी आता है घर में पीने का, तो वो ऐसे थोड़ी आता है रिवर से पकड़ के, भाई साहब उसको लेते हैं पूरी फैक्ट्री में, उसमें जाता है इको मतलब वाटर मतलब प्योरीफायर में जाता है, वो पूरा प्योर होता है, बहुत बड़ी बड़ी वो होती है मशीन्स होती हैं जो उस पानी को बिल्कुल प्योर करती है, पीने लायक बनाते हैं, ड्रिंकेबल बनाती है। तो आपको पता होगा ये क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारा पानी इतना पोल्यूट हो चुका है वाटर पोल्यूशन, जिससे कि उनको कॉस्ट बढ़ रही है। तो वाटर पोल्यूशन को सही करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी कॉस्ट इंकर करती है, मतलब बहुत सारे खर्चे करती है, तो उससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन में तो इतनी कॉस्ट नहीं बढ़ती, ठीक है। तो एक तो यही है कि फिशरमैन की जॉब खतरे में आ जाती है भाई, उसको इतना खर्चा करना, वो उनका रोज़गार नहीं चल पाता, लिवलीहुड नहीं चल पाता, क्योंकि भाई वो मछलियाँ पकड़ नहीं पाते, क्योंकि मछलियाँ पहले ही मर जाती हैं। और दूसरा गवर्नमेंट को भाई साहब बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है वाटर पोल्यूशन को सही करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को क्योर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक जगह इन्वायरमेंटल लेवल पर, तो आपको बताइए भाई इन्वायरमेंटल लेवल पर यही है कि ह्यूमन बींग्स को या ऑर्गेनिज्म को क्या इफेक्ट होता है। आपको पता होगा भाई वाटर पोल्यूशन होगा, मछलियाँ सब मर जाएंगी, मछलियाँ मर जाएंगी, तो भाई साहब एक इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। जैसे आप लगा लीजिए एक तरह की मछली तो होती नहीं है पानी में कई तरह की मछली होती हैं, जिसको किसी को शार्क खा लेती है, किसी को कोई और मछली खा लेगी, छोटी मछली को एक बड़ी मछली खा लेगी, उसको एक और बड़ी खा लेगी, उसको एक शार्क खा लेगी, ऐसे चलता रहता है पानी के अंदर, ठीक है। इकोसिस्टम इसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर लगा लीजिए
अगर एक एक मछली का नाम ए है, एक मछली का नाम बी है, ठीक है। अगर ए मछली जो है उसको गर्म पानी से बहुत दिक्कत होती है, मतलब कईयों का होता है यार, किसी का ब्लड अलग होता है, किसी का ना टेम्परेचर टॉलरेंस लेवल अलग होता है। आप लगा लीजिए कंपनी ने एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं, फैक्ट्रीज जो होती हैं, उन्होंने गर्म पानी, पोल्यूटेड केमिकल वाटर उसमें डिस्चार्ज कर दिया पानी में, रिवर में, ठीक है। उसमें ए टाइप की मछलियाँ गर्म पानी नहीं झेल सकती, उनकी करेक्टरिस्टिक यार हर मछली का अलग अलग होता है, वो गर्म पानी नहीं झेल सकती। गर्म पानी ऐसा इतना गया भाई, वो ए वाली जो मछली थी ना, ए टाइप वाली, वो सारी मर गई, ठीक है। वो सारी मछली मर जाएंगी, ए टाइप वाली खत्म हो गई रिवर से। अब लगा लीजिए बी वाली जो थी वो तो जिंदा ए वाली को खा के थी ना, क्योंकि ए वाली को खा के बी वाली ज़िंदा रहती थी, ठीक है। अब लगा लीजिए ए वाली सारी ख़त्म हो गई, ठीक है, ए वाली सारी पोल्यूशन से मर गई, सारी उससे मर गई गर्म पानी से, तो अब बी वाली खाएगी किसको? अब बी वाली नहीं खा पाएगी तो भाई बी वाली ही मर जाएगी। अब बी वाली को जो खाती होगी सी वाली, वो सी वाली को भी खाना नहीं मिलेगी, बी वाली पहले मर गई। तो ऐसे ऐसे करके ना सारी मछलियाँ मर जाएंगी। इकोसिस्टम इसे कहते हैं। इकोसिस्टम में से एक अगर फैक्टर में निकल जाता है ना, एक अगर चेन भी निकल जाती है ना, तो भाई साहब पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। इसे कहते हैं इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो आपको यही हो जाएगा। तो मैंने आपको बता रही 10, 20, 30, ठीक है, 30 क्वेश्चन तो 30 मार्क्स का यहाँ दिखा दिया है, और ठीक है, और मतलब 30 मार्क्स का तो हो गया आपका, पास लाइक हो गया है, बाकी आप देख सकते हैं। अब आगे आपको क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे दिखा देता हूँ, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं और उसका आंसर आप अपने ढूंढ सकते हैं अगर आपको ढूंढना है तो, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, पावर अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंस इंटर कनेक्शन ऑफ बायर। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि देख सकते हैं फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें पूछा हुआ है कि बायोटिक और अबायोटिक के बीच में इंटर कनेक्शन क्या है, ठीक है। इंटर कनेक्टेंस क्या है बायोटिक और अबायोटिक के बीच में? आपको पहले भी बताया था मैंने, बायोटिक में आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि वो होते हैं, एनिमल होते हैं और ह्यूमन बीन होते हैं, और अबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग होते हैं, सन वाटर सॉइल, ये सब ना, विंड, ये सब आते हैं नॉन बायोटिक में, ठीक है, वो अबायोटिक में, ठीक है। तो आपको पता होगा इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपको मैंने पीछे बताया था कि इंसान भाई धूप के बिना रह सकता, पानी के बिना नहीं रह सकता, तो पानी पर डिपेंड है। और भाई साहब सॉइल जैसे अबायोटिक भी ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड है कि अबायोटिक को कैसे मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वही तो ह्यूमन बीइंग को डिकम्पोज करके उसको प्लांट और वो प्लांट्स को वो देते हैं न्यूट्रिशन से ताकि वो ग्रो कर सकें, ठीक है। तो आपको पता होगा दोनों अबायोटिक और अबायोटिक एक दूसरे पर इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, डिपेंडेंस होती है दोनों की एक दूसरे पर, ठीक है। इफ़ यू आर रिक्वेस्टेड टू एजुकेट द स्कूल चिल्ड्रन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें यही पूछा हुआ है, ठीक है, कि वाटर पोल्यूशन जो भी हो रहा है, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको ना एजुकेट करना है बच्चों को कि वाटर पोल्यूशन के ऊपर कि आपका क्या, इसमें पूछा हुआ है डिफरेंट पैरामीटर टू एस्टेब्लिश, मतलब इसमें ये पूछा है क्या क्या आप स्टेप्स बताएंगे उनको, क्या वो ले सकते हैं ताकि वाटर पोल्यूशन कम हो। तो आप भाई टीचर होंगे तो आप बच्चों को यही बताएंगे ना भाई कि बच्चों तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, मतलब पानी में कुछ भी गलत वो प्लास्टिक नहीं गिरना चाहिए अपने मज़े के लिए कि प्लास्टिक गिर देते हो, पत्थर वत्थर गिर देते हो, वो नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। कोई भी केमिकल वेमिकल दिखे तो वो नहीं करना, जैसे कुछ भी होता टायर वायर होता है, कभी पर खेलते हुए बच्चे नीचे गिर देते हैं, पानी में गिर देते हैं, और भी काफ़ी सारा वो कर देते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा बच्चे जो पोल्यूट कर देते हैं यार वाटर, कुछ भी गंदा गिर देते हैं उसके अंदर, जैसे आप लगा लीजिए कई बच्चे होते हैं पेप्सी एप्सी होती है, फ्रूटी पीते हैं, उसको पी के फेंक देते हैं, आप फ्रूटी पूरी उसमें करते हैं, तो वो भाई एक अलग चीज़ मिलेगी ना, पानी प्योर होगा ना कहीं से कहीं तक। तो आपको ये करना है कि करना नहीं है, ठीक है, ऐसे वाटर पोल्यूट नहीं करना है, ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा। और आपको मिल जाएगा चैलेंज फॉर कंजर्वेशन सीक सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस, हाँ वो ठीक है। और serious pipe to repair water produce no pipe based to propose the water produce collateral sustainability सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में क्या क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव लेने चाहिए कॉलेज को टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी यही है भाई, कॉलेज वाले को एजुकेट करना चाहिए बच्चों को कि सारे अपना भाई अलग अलग उस ट्रांसपोर्टेशन से ना आए, जैसे कि वो होता है ना सारे अलग अलग आते हैं, सब अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, सब अपनी बाइक स्कूटी से आ रहे हैं, तो वो ऐसे ना आए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें ताकि हमारा जो पेट्रोल और डीजल है वो बच सके, वो आगे वाले जनरेशन को मिल सके, ठीक है। वो ऐसे वो ना करें और वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो। एक प्रैक्टिकल चीज़ है यार, अपने आप से लिखा हो जाएगा, ठीक है। डू यू थिंक नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन मैनेजमेंट हैव एनी इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये यही पूछा हुआ है कि रिसोर्सेज को अगर आप कंजर्व कर लेंगे, रिजर्व कर लेंगे, तो उससे हमारे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकता है। आपको पता है यार पेट्रोल का भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको काम आएगा, ठीक है, और चीज़ों में काम आएगा, और चीज़ों में एक्टिविटी में काम आएगा,
ठीक है, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए चीज़ें होंगी उसमें काम आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आपको ये लिख देना इसके बारे में। वैसे कि मैंने 40 से 50 मार्क्स का आपको बता दिया है, 40 से 50 मार्क्स का मैंने यहाँ आपको बता दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप देख भी सकते हैं, बाकी मैंने काफ़ी सारे हद तक बता दिया है और आपको हेल्प हो जाएगी इसी से पास करनी है। बाकी मैंने 2 साल के क्वेश्चन दिखा दिए, आपको इनको ले लेना है। इन जो भी आपको मैंने बताया वो तो आपको यहीं से मिल जाएगा आंसर। जिसका मैंने बताया नहीं है ना, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे पेस्ट करना है, उसको आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये 2 ही कर लेंगे 2 साल के पेपर, भाई आप पास होने लायक तो हो ही जाएंगे, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस जैसे सब्जेक्ट है ना, उसमें रिपीट ही होते हैं क्वेश्चन यार, हर साल अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनते, मतलब थोड़े बहुत अलग बनते होंगे पर उसमें काफ़ी रिपीट नहीं होते इतना, क्योंकि मेन सब्जेक्ट नहीं है भाई, इतना वो हैक्टिक नहीं लेते इतना क्वेश्चन पेपर सेट करते हुए। तो कई साल मैंने देखा थ्योरी का एग्जाम है और भाई छोटा एडिशनल सब्जेक्ट है, तो क्या करता है ना, काफ़ी साल तक वही एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं, मतलब एक मतलब जो पिछले साल आया था उसको डाल देंगे, या पिछले से पिछले साल आएगा उसको डाल देंगे। तो मैंने 2 साल के इसलिए दिखा दिए हैं, आप देख सकते हैं भाई। काफ़ी हद तक ना इसी में से क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएंगे, जो इसी साल इसी पेपर में होंगे, और वो आपके पेपर में भी दिख जाएंगे आपको सेम टू सेम, ठीक है। जैसे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट था बीकॉम ऑनर्स का, उसमें ऐसे हुआ था, ठीक है। तो आपको ऐसे बता दिया मैंने। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही DU/SQL के अपडेट्स के लिए, और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ के लिए और सारे सब्जेक्ट, ठीक है। आपके एग्जाम में जिससे हेल्प हो जाएगी, सब्सक्राइब कर लीजिए।